सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए उमंग हिंदी पाठशाला से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। हमारे इस पाठ का नाम है टैगोर की कलम से, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी को कलकत्ता का सितारा माना जाता है। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी चहुमुखी प्रतिभा रही है। टैगोर जी को भारत के सम्मान में राष्ट्रीय गीत लिखा था, जिसे आज भी पूरा राष्ट्र गाता है। इनकी प्रतिभा हिंदी साहित्य व अंग्रेजी साहित्य के हर क्षेत्र में मुखरित होती रही है। आइए इस पाठ का अध्ययन विस्तार से पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास नर्सरी में रहा करता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह बात सामान्य थी। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते रहते थे और कहानियाँ सुनाते थे। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था, जिसका नाम था ब्रजेश्वर। उसके केस और दाढ़ी भूरे रंग की थी। चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव से गंभीर था। सोच समझ कर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। छुआछूत के मामले में बहुत कठोर था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता। नहाकर लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता था कि कोई छूत उसे लग न जाए। खाने के मामले में वह बहुत लालची था। वह बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता, तुम्हें चाहिए? उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि मैं ना नहीं कहता। एक बार न कहने के बाद अगर हाँ कहने का मौका वह देता नहीं था। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। इस तरह कम खाकर भी वह कमजोर नहीं, ताकतवर ही था। कभी बीमार भी नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं यह मैं नहीं जानता था। कभी स्कूल जाने का मन न होता, तभी पेट दर्द का बहाने किया करता था। इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी। मुस्कुराकर कहती थी, स्कूल मत जाओ। आगे कहता है कि टैगोर जी कहते हैं कि नौकर मुझे रामायण की कहानियां भी सुनाया करते थे। इन कहानियों के आधार पर हमें बांधा भी करते थे। जब उन्हें अपनी काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बिठाकर खड़िया से चारों ओर लकीरें खींच देते। फिर कहते, छोटे मालिक, इसके बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण की रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। भयानक राक्षस उन्हें पकड़कर ले गया था, याद है ना? मुझे घर में बंद कर नौकर चले जाते। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखता, घंटों बहता रहता। वहीं से मैंने चीजों को ध्यान से देखना और अपनी यादों में संजोना सीखा। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया। फिर अपने भाई बहनों से मिलने जुलने के मौके मिलने लगे। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। फिर भी मेरे कई भतीजे, कई भांजे मुझसे बड़े थे। मेरी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता, क्यों नहीं जाना? पिताजी वहां जाते हैं, वहां उनका मकान है, सत्य कहता। लेकिन वहां का सफर बहुत खतरनाक होता है। वहां रेलगाड़ी जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है। लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। मैं जब बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। तब जाना रेल की यात्रा इतनी भयानक नहीं थी जैसी सत्या ने मुझे बताई थी। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। मैं तब 8 साल का था। एक बार बरसात का मौसम था। सड़कों पर कीचड़ भर गया था। मैं चाह रहा था कि वहाँ मास्टर जी न आए, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिख ही पड़ा था। अब कोई उपाय नहीं था। मुझे नींद आने लगी थी। बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों से नींद गायब हो गई थी। शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देखकर मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो। वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल जाने के लिए रोओगे। और सचमुच वह दिन जल्दी ही आ गया। पहले ही दिन से मुझे
स्कूल से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था। टैगोर जी कहते हैं कि मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता। जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने की विनती करता। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे बड़ा मजा आता था। उन्हीं दिनों मैं कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता। सत्य और समंदर ने कविताएं पढ़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर मेरे शिक्षकों ने कविताएं पढ़ी और फिर तारीफ की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े। स्कूल में अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही। घर पर भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाए जाते। शरीर को स्वस्थ बनाने पर जोर दिया जाता। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते। तरह तरह के लोग घर आते रहते। कोई बालू नचाता, कोई सांप का खेल दिखाता, कोई नाटक दिखाता, कोई बाजीगिरी। यह सब देखकर हमें बहुत मजा आता। हमें प्राचीन धर्मों, परंपरा, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो चुका था। अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारियों में बंद रहती थी। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंधे चाबी के गुच्छों को चुराना भी पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर गए होते तो मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता। उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। जब मैं 12 वर्ष का था तो मेरे उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़ा पहनकर सिर मुंडाकर कमरे में गायत्री का जाप करने में मुझे बहुत मजा आया। मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुंडे सिर से मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त होने पर पिताजी मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के साथ मेरी यात्रा पर जाना पसंद करोगे? घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नज़दीक आने का यह पहला मौका था। पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने को कहते। मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसों को संभालता, भिखारियों को भीख देता। मुझे यह पता चला कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता, सामने पैर फैला देता और लिखने लगता। मेरी नीली नोटबुक फट गई थी और मेरे पास पक्की जिल्लत वाली एक नई नोटबुक भी आ गई थी। कुछ दिनों के बाद हम अमृतसर गए। वहाँ 1 महीना ठहरे। पिताजी मुझे अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत व खगोल विज्ञान पढ़ाते हुए सादा खाना खाते थे, और जो मुझे भी अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला। जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ा सांकों में वे हम लोग उनसे डरते थे। घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाता। माँ को मुझ पर बड़ा गर्व होता। घर में मेरे भाई ज्योतिरिंदर और भाभी कादम्बरी मुझे कविता से जुड़ने में मदद करते। माँ की मृत्यु के बाद बड़ी बहन सौदामिनी मेरा ध्यान रखने लगी। नाटक और संगीत के अलावा ज्योतिरिंदर की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। वह मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाती। एक बार वह मेरे लिए किराए का टट्टू ले आए और मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। और मैं उस पर सिर्फ इसलिए नहीं गिरा क्योंकि दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। अब ज्योतिरिंदर दादा नाटक लिखा करते थे। नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवाते। नाटक के बीच जब वे गीत गाए जाते तो सबको आश्चर्य होता, एक कम उम्र के लड़के ने यह गीत लिखा। मैं 16 साल का हो गया था। मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे। भाई सत्येंद्र नाथ ने सुझाव दिया कि मुझे इंग्लैंड भेज दिया जाए। मुझे वहाँ मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद में सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद इंग्लैंड रवाना होने का वक्त आ गया। 20 सितंबर 1878 की शाम के 5 बजे मैं पूना नाम के समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। डेक की रेलिंग के पास अकेला खड़ा मैं जेटी और जहाज के बीच बढ़ता हुआ अंतर देख रहा था। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को छोड़े जा रहा था। मैं फौरन डेक से हट गया और अपने केबिन में जाकर लेट गया। अब हम इसके बाद, ये हमारा पाठ था पूरा। अब इसके बाद हम शब्दार्थ करेंगे और फिर प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।